हेलो दोस्तों, इजी स्टडी मिशन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक न्यू सीरीज जिसमें हम साइंस के ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन को इधर उधर से नहीं लिया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 17 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 में साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाल। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो उसके चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। अंडाशय, गर्भाशय, योनि, गर्भाशय ग्रीवा। तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गर्भाशय बिल्कुल राइट आंसर है। निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन में लिया गया है। एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कार्बन या आयरन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आयरन का रासायनिक प्रतीक लैटिन में लिया गया है और इसका प्रतीक Fe होता है। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है और कार्बन का प्रतीक C होता है। लेकिन जो आयरन का प्रतीक Fe है इसको लैटिन में लिया गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। तेज़ी से आती हुई क्रिकेट के गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी को धीरे से हाथ पीछे की ओर खींचना, या जब पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, या जब बस अचानक रुकती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और ऑप्शन डी में दिया है रॉकेट को लॉन्च करना। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट को लॉन्च करना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। चूँकि न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया हुआ है, तो पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और दोस्तों, जड़त्व का नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन का दूसरा नियम है जिसके माध्यम से हमें बल का फॉर्मूला F बराबर AM में प्राप्त होता है। और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल का फार्मूला प्राप्त होता है। तो दूसरे नियम से हमें बल का फार्मूला प्राप्त होता है। और जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जैसे रॉकेट को लॉन्च करना या बंदूक से गोली को दागना। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान, त्वरण, आवेग या भार। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भार। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लाइक करने से हमें पैसा नहीं मिलता है बल्कि वीडियो आगे बनाने के लिए एक मोटिवेशनल मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, या केंद्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्र बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्र बल। अब दोस्तों, यहाँ पे अभिकेंद्र बल को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई वस्तु है जो वृत्त के सापेक्ष ही वृत्तीय गति कर रहा है। तो वृत्त में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको अभिकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस वृत्त के बाहर भी एक बल कार्य करता है जिसको अपकेंद्र बल कहा जाता है। और दोस्तों, ये अपकेंद्र बल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अपकेंद्र बल का सबसे अच्छा उदाहरण है दूध से क्रीम निकालना या दूध से मक्खन निकालना, अपकेंद्र बल का उदाहरण है। और ये दोनों क्वेश्चन NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका pH मान 7 से कम होता है।
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कम होना चाहिए, काम हो गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। तो इनमें से किसका पीएच मान 7 से कम होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, अमोनियम क्लोराइड। और दोस्तों यहाँ चलिए पीएच मान को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यदि किसी भी एलिमेंट का यदि पीएच मान 7 है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है, वो ना ही अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। लेकिन यदि किसी एलिमेंट का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय माना जाता है। और यदि किसी एलिमेंट का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसको क्षारीय माना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड ये तीनों क्षारीय हैं, इनका पीएच मान 7 से अधिक है। और अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम है तो ये अम्लीय है। और दोस्तों अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें नींबू का पीएच मान पूछा हुआ था। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। मनुष्य क्या ब्लड का पीएच मान ये भी पूछा गया था। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। लेकिन नींबू का पीएच मान कितना होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सा धातु वाष्प से क्रिया करता है? ऑप्शन आपके सामने है एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड या सिल्वर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम को वाष्प से क्रिया कराया जाता है, वाष्प मतलब H2O, वाष्प से क्रिया कराया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम को वाष्प से क्रिया कराया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या उपधातु। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधातु। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? ऑप्शन आपके सामने है कबूतर, मछली, मेढक या मगरमच्छ। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कबूतर बिल्कुल राइट आंसर है। कबूतर का रक्त गर्म होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? मतलब किस तत्व का बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है? ऑप्शन है 16वें, 17वें, 18वें या 15वें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18वें। 18वें ग्रुप का बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। और पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये तत्व किसी से क्रिया नहीं करते हैं। बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, रिजन, ये सभी निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? आंसर कीजिए इसका। दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और फिर मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है या कहीं दूसरे से एग्ज़ाम से नहीं लिया गया है। ये सभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 6 × 10⁻⁻20 कीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? आंसर कीजिए इसका। हाथी, पाइरोइसेस, शार्क या पतंग। इनमें से कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पाइरोइसेस पराध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन आपके सामने है ठोस, द्रव, गैस या दाब। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। और दोस्तों निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक सुचालक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों अक्सर एग्जाम में हमसे यही गलती होती है कि हम जल्दीबाजी में हम नहीं को नहीं देख पाते हैं और गलत आंसर टिक करके चले जाते हैं।
तो ऐसा हमें नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। एक सुचालक का प्रतिरोधक निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाब। किसी भी चालक का प्रतिरोध दाब पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 5 अणु, 10 अणु, 15 अणु या 20 अणु? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अणु। धावन सोडा के एक अणु में 10 अणु उपस्थित होते हैं। 10 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये ग्रुप डी में जो 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट था उसमें टोटल साइंस के 16 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आपको मिलता रहेगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।